हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखेंगे सिनो जापान युद्ध के बारे में और इसमें मैं आपको टोटल बताऊंगा। मतलब जापान से जब युद्ध हुआ था चाइना का, मतलब जापान ने ही अटैक किया था, आपको देखने को मिलेगा। तो इसमें टोटल चीज़ें मैं बताऊंगा, क्या क्या हुआ था और क्यों अटैक किया था, क्या क्या घटनाएं हुई थी। तो ये दो युद्धों का सीक्वेंस है। एक तो देखेंगे कि 1894-95 में हुआ था, फिर आपको देखने को मिलेगा एक युद्ध जो होता है ये बाद में आपको देखने को मिलेगा, जो कि वर्ल्ड वार का मतलब कि ये रहता है। तो उस टाइम होता है, तो वो जो शिंजो जापान युद्ध है तो उसको द्वितीय युद्ध में देखा जाता है। मतलब जैसे वर्ल्ड वार सेकेंड, फिर उसके बाद फर्स्ट और सेकेंड हुआ था, वैसे ही ये भी दो फेज में हुआ था, आपको देखने को मिलेगा। एक बार जापान अटैक करता है और फिर कुछ दिन बाद देखेंगे बहुत सारे इलाकों को तो कैप्चर कर लेता है। फिर देखेंगे कुछ दिन बाद जब होता है तो फिर युद्ध करता है। वहां पे जब सरकार चेंज होती है जापान में, तब होता है युद्ध। उसी में देखेंगे नानजिंग जो नरसंहार भी है, उसी में आपको देखने को मिलेगा। तो ये सब तो चीजें होते रहती थी। वहां पे 300 लोगों की मृत्यु हो जाती है, 80,000 देखेंगे कि चीनी जो मतलब युवती होती है उनकी रेप होती है। तो ये सब चीज़ें होती हैं, तो वो मैं सेकंड वॉर में आपको बताऊंगा। तो पहले हम फर्स्ट वॉर देखेंगे और इसमें लगभग मान के चलिए कि जो चीन के सैनिक थे तो ये 6,30,000 करीब सैनिक इसमें भाग लिए थे, आपको देखने को मिलेगा। जो पहला शिंजो जापान युद्ध होता है यहाँ पे, और इसमें जापान के पास बहुत कम सैनिक आपको देखने को मिलेंगे। लगभग मान के चलिए 2,40,000 सैनिक थे, लेकिन काफ़ी वेल ट्रेन्ड थे और मॉडर्नाइज किया गया था। और मॉडर्नाइज करने का आप देखेंगे मतलब कि जैसे कि यूरोपीय जितने वेस्टर्न कंट्री, यूरोपीय, अमेरिकी, ये मॉडर्नाइज कर रहे थे। यहाँ पे भी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन सेम टाइम में हुआ था, आपको देखने को मिलेगा। जापान ने भी मतलब एशिया में एक यही देश था कि जो कि उनके साथ मतलब कदम में कदम मिला के चल रहा था, आपको देखने को मिलेगा। तो ये भी पूरी तरह से मॉडर्नाइज किया था अपने सैनिकों को। क्यों किया था? क्योंकि आपको देखने को मिलेगा कि जैसे वहाँ पे इंडस्ट्रियल रेगुलेशन होती है तो फिर यहाँ पे ये भी करता है। और इंडस्ट्रियल रेगुलेशन के वजह से ही देखेंगे वो जितने यूरोपियन कंट्री थे वो कॉलोनी बनाना शुरू करते हैं। भारत को कॉलोनी बनाया जाता है। साउथ ईस्ट जितने भी ये सिंगापुर, थाईलैंड, मलेशिया, इन सब का नाम उस टाइम थोड़ा अलग था, तो इनको वो बनाते हैं कॉलोनी। श्रीलंका को, चाइना को भी बनाया जाता है, तो ये फिर कॉलोनी बनाते हैं। वैसे ही देखेंगे जापान भी सेम मतलब उसी तर्ज पे आपको देखने को, उसी राह पे, उसी रोड मैप पे चलता है, आपको देखने को मिलेगा। इसमें भी इंडस्ट्रियल रेगुलेशन होता है और फिर ये सैनिक को मॉडर्नाइज शुरू करता है। क्योंकि अब इंडस्ट्रियल रेगुलेशन होगा तो क्या आपको देखने को मिलेगा कि आपको जो वस्तुएं हैं तो आयात करनी पड़ेगी, बेचनी पड़ेगी। तो अब ये समुद्र से देखेंगे थोड़ा दूर है, मतलब ये जो देश है, तो आपको मतलब कि चाइना के तट से दूर है। तो अब इसको एंट्री चाहिए, अगर लैंड पे मान लीजिए चाइना में एंट्री चाहिए, या फिर मतलब चाइना से रसिया में भी चाहिए एंट्री, या फिर कहीं और भी चाहिए एंट्री इसको। तो अब इसके लिए इसको जरूरी हो गया था। देखेंगे कोरिया वाला जो इलाका है तो ये बिल्कुल जापान से सटा हुआ, मतलब कि नज़दीक पड़ेगा जो है। तो अब उसको चाहिए, क्योंकि उसको वस्तु जब बनेगी, देखेंगे इंडस्ट्रियल रेगुलेशन में बहुत सारे प्रोडक्शन होते हैं, तो प्रोडक्शन होते हैं तो इसको बेचना पड़ेगा। अब बेचने के लिए फिर वहाँ पे ज़मीन तो चाहिए, क्योंकि जब तक वो रूट नहीं मिलेगा आपको बेचने के लिए, चाहे वहाँ पे आपका नहीं पकड़ होगा, तो बेचिए कैसे प्रोडक्ट को। और फिर जो प्रोडक्ट है, रॉ मटेरियल मंगाइएगा कहाँ से? तो चाइना और भारत ये सब रॉ मटेरियल देते थे इंडस्ट्रियल रेगुलेशन में, जैसा कि अगर आप मॉडर्न इंडिया का देखे होंगे वीडियो तो इसमें यही होता है। फिर इसके वजह से देखेंगे कि ये अटैक करता है। और साम्राज्यवादी विस्तार का भी भावना चला था। देखेंगे उस टाइम में पूरी तरह से सभी, जब रेनेसांस आता है आप देखेंगे यूरोप में, उसके बाद पूरी तरह से सभी देश दुनिया कॉलोनी बनाना चाहते हैं। तो इस वजह से ये भी कॉलोनी बनाना चाहता था, आपको देखने को मिलेगा। मतलब कि लैंड को ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहता था। इसी वजह से फिर ये अटैक करता है, देखेंगे चाइना पे नहीं, मतलब ये कोरिया पे अटैक करता है। लेकिन चाइना का ही एक ये प्रांत था, समझिए, जो स्टेट होता है, एक सेंटर होता है। जैसे आप देखेंगे यूपी, बिहार ये स्टेट है, वैसे ही वो मतलब समझिए कि कोरिया जो था ये स्टेट था चाइना का स्टेट था, तो इस पे अटैक करता है। लेकिन ऑटोनॉमी स्टेट था, वहाँ पे राजा राज तो करते थे, चीन के अधीन थे, लेकिन मतलब वहाँ पे अपना लॉ ये सब चीज़ें चलती थी। जैसे कि आप जम्मू कश्मीर में देखेंगे, पार्ट तो वो भारत का था, लेकिन देखेंगे उसको स्पेशल स्टेटस मिला था। वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा वो अपना मतलब कि कोई लैंड वगैरह नहीं खरीद सकता, वैसे ही स्पेशल स्टेटस उसको प्राप्त था, देखेंगे कि कोरिया को। और फिर इस युद्ध में आपको देखने को मिलेगा 35,000 लगभग जो चीनी सैनिक होते हैं उसकी मृत्यु होती है। उसके बाद देखेंगे अगर जापान का, तो जापान का ज़्यादा मृत्यु होती है, तो वो देखेंगे तो रोग से ज़्यादा जो बीमारी फैलती है उससे ज़्यादातर सैनिक, इसके 11,000 सैनिक तो रोग से मर जाते हैं। युद्ध में 1,000 ही मरते हैं, लगभग 1-2 हज़ार घायल होते हैं। और उसके बाद देखेंगे कि 11,000 मतलब 12,000 के करीब मान के चलिए इसकी जो सेना होती है वो बीमारी से मर जाती है। तो उस टाइम काफ़ी बीमारी फैलता था, आपको देखने को मिलेगा। जब भी मतलब वर्ल्ड वार हुआ था, वहाँ पे सेकेंड वर्ल्ड वार में देखेंगे अटैक करता है, जैसे जर्मनी रसिया पे, तो रसिया भाग जाता है साइबेरिया वाले इलाका में, ठंडे इलाकों में भाग जाता है। और वहाँ पे इसकी जो सेना रहती है, तो समझिए 5 लाख 6 लाख सैनिक को भेजता है ये जो जर्मनी होता है, तो 5 लाख सैनिक इसकी वहाँ पे मृत्यु हो जाती है।
कोल्ड एरिया में। तो ऐसे ही मतलब मृत्यु होते रहती थी, क्योंकि ज्योग्राफिकल जानकारी नहीं होती थी कैसे रहना है, और सेना अटैक करती थी तो वो जीतते जाती थी किसी भी इलाके में, मतलब घुसते जाती थी, और उसको पता नहीं था कि यहाँ पे कौन-सी बीमारी फैलती है। इस वजह से बहुत सारी बीमारियों से सेनाओं की मृत्यु होती थी, पहले आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब जो जापानी सैनिक थे बीमारी से मर जाते हैं, लेकिन जापान युद्ध जीत जाता है, आपको देखने को मिलेगा। तो अब हम देखते हैं सीक्वेंस कि कैसे क्या होता है यहाँ पे। तो ये मैंने बताया कि साम्राज्यवादी विस्तार, और फिर यहाँ पे इंडस्ट्रियल रेगुलेशन होता है, प्रोडक्ट बेचने थे, और रूट नहीं था जाने के लिए यहाँ पे कहीं भी, समझिए कि लैंड एरिया में, तो इस वजह से कोरिया इंपॉर्टेंट हो गया था। इन सब को लेके फिर ये अटैक कर देता है। अटैक नहीं, पहले देखेंगे कि एक अपना नौसेना का जो बेड़ा रहता है वो भेजता है वहाँ पे, मतलब कोरिया के तट पे, और कोरिया के तट पे भेजता है। तो अब जो वहाँ का राजा था वहाँ पे अटैक कराता है इनके जहाज पे, जापान के जहाज पे, और जापान को फिर भागना पड़ता है वहाँ से, समझिए। जापानी जो भी सैनिक थे वो मर जाते हैं वहाँ पे, और कुछ बचते हैं तो वो भाग जाते हैं, वहाँ पे देखने को मिलेगा। फिर यहाँ पे जापान एक प्रस्ताव रखता है, कोरिया को भी तो पता ही था, समझिए कि मतलब कि जापान तो मजबूत है, क्योंकि सैनिक स्ट्रेंथ पता था इन लोगों को। तो फिर जापान मतलब एक यहाँ पे प्रस्ताव रखता है कोरिया राजा के पास, देखेंगे, और कोरिया राजा इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। इस प्रस्ताव में आपको देखने को मिलेगा जापान द्वारा बोला जाता है कि हम व्यापार करेंगे, हमारे कुछ मतलब कि राजदूत रहेंगे यहाँ पे, हमें स्पेशल स्टेटस चाहिए, ये सब कुछ मतलब बहुत सारे देखेंगे कि यहाँ पे एग्रीमेंट हो जाता है। सैनिक का भी एग्रीमेंट आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि सैनिक मदद भी हम करेंगे, तुम्हें जब कोई भी प्रॉब्लम होगा तो हम मदद करेंगे, जापान बोलता है। और तुम्हें क्या करना है यहाँ पे कि चीन से अपना इंडिपेंडेंट की घोषणा कर देना है, मतलब चीन का कोई भी अब तुम्हारे पे अधिकार नहीं होगा। और ये क्या करता है, फिर कोरिया मान जाता है यहाँ पे, और जापान का आप समझिए कि ये एक मतलब कि स्टेट बन के रह जाता है। तो अब चीन यहाँ पे चिढ़ता है, लेकिन कुछ नहीं बोलता है, यहाँ पे देखने को मिलेगा, क्योंकि चीन को भी पता था कि वो बहुत मतलब मजबूत है जापान। तो ये होता है, लेकिन अब यहाँ पे चीन का तो पहले से हस्तक्षेप था, और फिर जापान का हस्तक्षेप और बढ़ जाता है, देखेंगे कोरिया वाले इलाकों में। तो अब कोरिया की जितनी भी जनता होती है, देखेंगे कि वो रेवोल्यूशन करने मतलब कि वहाँ पे क्रांति टाइप की करने लगती है, विद्रोह कर देती है। तो इन सब से होता क्या है, फिर मतलब कि चीनी सैनिक आते हैं मदद के लिए वहाँ पे, मतलब ये राजा जो रहता है, समझिए राजा बुला लेता है, चीनी सैनिक आते हैं। फिर जापान यहाँ पे चिढ़ जाता है कि हमारे से एग्रीमेंट हुआ है, तुम हमें पहले बोलोगे कि हमें मतलब कि कोई भी अगर तुम पे दिक्कत आती है तो हमें बुलाना है, तो चीन को क्यों बुला लिए। फिर जापानी सैनिक वहाँ पहुँच जाते हैं, लेकिन फिर भी पहले ही जो राजा रहता है वो फिर जितना विद्रोह होता है उसको दबा देता है, क्योंकि पता रहता है कि अगर ये आएंगे तो ये आपस में लड़ेंगे, और ये फिर कोरिया जो है ये युद्ध का दोनों का घर हो जाएगा। लेकिन अब दोनों की सेना तो आ जाती है, जापानी सैनिक भी आ जाते हैं इसके मदद के लिए राजा के, क्योंकि विद्रोह हो रहा था, और फिर चीनी सैनिक भी आ जाते हैं, और कुछ दिनों तक ये यहीं पे रुकते हैं, आपको देखने को मिलेगा दोनों सैनिक। और फिर यहाँ पे अब ऐसा माहौल बन गया था कि कभी भी इनके बीच में युद्ध शुरू हो सकता था, चीन और जापान के बीच में, और फिर ये होता भी है बाद में, आपको देखने को मिलेगा। और आपको देखने को मिलेगा जापान इस वजह से भी चिढ़ता था, आपको मतलब कि अब रूस था तो रूस भी था, तो उसको भी साम्राज्यवादी विस्तार, वो भी इंडस्ट्रियल रेगुलेशन वहाँ भी हुआ था, आपको देखने को मिलेगा। तो वो जो था तो फ्रांस से कर्ज लेके आपको देखने को मिलेगा कि साइबेरिया से पूरा होते हुए देखेंगे कि रेल लाइन बिछाना चाहता था उत्तर कोरिया तक, और उत्तर कोरिया तक बिछाना चाहता था। और आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे सैन्य अड्डा भी बनाना चाहता था, ताकि इधर के रीजन के जितने भी मतलब लोग हैं इसको कंट्रोल कर सके। और जापान को ये भी डर था, मतलब कि अब जो साम्राज्यवादी विस्तार सभी अपना अपना कॉलोनी बना रहे थे, तो उसको डर था कहीं ब्रिटेन भी आके इसको कब्जे में ना कर ले, क्योंकि चीन के बहुत सारे इलाकों पे देखेंगे ब्रिटेन धीरे धीरे अपना पांव जमा रहा था। तो इस वजह से भी देखेंगे कि ये कब्जा करना चाहता है कोरिया को। कोरिया को क्या मतलब जितना लैंड हो सके ये कब्जा करना चाहता है, इस वजह से ये अटैक कर देता है। फिर देखेंगे मतलब दोनों में अब युद्ध शुरू हो जाता है वहाँ पे, छोटा-छोटा कॉन्फ्लिक्ट होके। क्योंकि होता क्या है यहाँ पे, अब देखेंगे एक आप देखेंगे कि एक जापानी जहाज था वहाँ पे, मतलब जापानी जहाज नहीं, समझिए चीनी जो जहाज था वो अब ताइवान वाला इलाका आज आप देखेंगे तो उसको फॉर्मोसा द्वीप उस टाइम बोलते थे। तो वहाँ से क्या होता था कि मतलब कि चीनी जो थे ये जनता और सैनिक वहाँ से आ रहे थे कोरिया वाले इलाकों में, तो बीच में ही जापान क्या करता है इनको डुबो देता है, मतलब युद्ध उस पे अटैक करके। क्योंकि जापान को यहाँ पे लगता है कि अब ये सैनिक धीरे धीरे बुला रहा है कोरिया वाले इलाकों में, तो सैनिक बुला रहा है तो इससे दिक्कत होगी, हमें दिक्कत होगी, तो बीच में ही अटैक कर देता है। और अटैक करता है तो आपको देखने को मिलेगा कि इनका जहाज डूब जाता है, बहुत सारे लोगों की वहाँ पे मौत हो जाती है। मौत होती है तो फिर ये यहाँ पे अब चीन भी रहता है, तो चीन भी युद्ध की घोषणा कर देता है यहाँ पे दोनों के बीच में, और युद्ध यहाँ से स्टार्ट हो जाती है। और कुछ ही मतलब टाइम में आपको देखने को मिलेगा जो मतलब जापानी सैनिक थे ये उसको ढकेलना शुरू करते हैं उधर तक, कोरिया तक तो पूरा कब्जा कर लेते हैं, आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि इसकी जो सेना थी वेल ट्रेंड थी, आपको मैंने बताया मॉडर्नाइज मतलब
सेना थी, इसके पास चीन के पास सेना तो ज़्यादा थे लेकिन कोई पावर नहीं था। जो इसके सेनापति थे तो वो उत्तम थे आपको देखने को मिलेगा जापान के। और उसके बाद ये सैलरी जो था ये कैश में देते थे, तो जब मतलब सैनिक भी बहुत जुड़ते थे, बहुत सारा चीज़ था, ये मतलब सेना को मॉडर्नाइज़ वहाँ पे किया था। तो इस वजह से इसको एज मिलता है वहाँ पे और ये हरा देता है आराम से चीन को, आपको देखने को मिलेगा। मतलब जापानी सेना देखेंगे वेल ट्रेन्ड थी, आपको देखने को मिलेगा बहुत ज़्यादा मतलब। और इसके बाद इसका जो नौसेना आपको था, तो नौसेना में काफ़ी बेड़े थे, जंगी जहाज़ थी, वो तुरंत पहुँच जाती थी वहाँ पे। सप्लाई चेन बहुत ज़्यादा था, नौसेना मजबूत थी, तो सप्लाई जितनी भी आर्म्स हथियार चाहता था ये, इसकी सेना जितनी भी ज़रूरत होती थी तो तुरंत पहुँचा दिया जाता था। इस वजह से भी देखेंगे ये जल्दी से जल्दी ही युद्ध जीता जाता है। मतलब छोटा देश था, रसिया को भी पहले हराया था, आप देखेंगे 1904-5 में इनको भी हराता है। फिर देखेंगे कुछ ही दिनों बाद, मतलब उसके बाद फिर देखेंगे सेकंड जब वर्ल्ड वॉर शुरू होगा तो बहुत मतलब बीट करेगा सबको। तो मतलब काफ़ी मॉडर्नाइज़ सेना थी इसकी, नौसेना बहुत मजबूत थी, आपको देखने को मिलेगा उस टाइम में। और फिर वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा तो चीन सेना ना मतलब ट्रेंड थी, ना इक्विपमेंट था, वही पुराने हथियार आपको देखने को मिलेंगे। ये सब चीज़ें थी, राजा भी वैसा ही था, समझिए करप्ट राजा था। तो इन सब के बाद देखेंगे कि 1911 में फिर वहाँ पे विद्रोह होता है चीन में। ये तो युद्ध हार जाते हैं तो चीन में विद्रोह होता है। और फिर देखेंगे वहाँ पे कुछ दिन उसके बाद सिविल वॉर चलेगा, कम्युनिस्ट पार्टी और राष्ट्रवादी पार्टी रहती है, इनके बीच में देखेंगे बहुत ज़्यादा मतलब कि सिविल वॉर चलता है चाइना में। उसके बाद देखेंगे 1949 तक इनको मतलब कि वो कम्युनिस्ट पार्टी आ जाती है शासन में, और ये राष्ट्रवादी जो दल रहते हैं ये भाग के ताइवान वाले इलाकों में जाके शरण लेते हैं। वही ताइवान और आज उनका मैटर देखेंगे चलते रहता है चीन का। फिर देखेंगे चीन को भागना पड़ा यहाँ से, मतलब कोरिया वाले इलाकों से। यांगू नदी जो रहती है, यालू नदी रहती है, वहाँ पे बहुत हेवी मुठभेड़ होता है देखेंगे दोनों सेना के बीच में। अब धीरे-धीरे ये राजधानी तक पहुँचने वाले थे, तो फिर वो आत्मसमर्पण वहाँ पे कर देता है, समझिए हथियार डाल देता है चीन के आगे, क्योंकि उसको पता था कि मतलब बहुत ज़्यादा क्षति पहुँचने वाली है। तो बहुत सारा इलाका देखेंगे, कोरिया के बाद वाला इलाका जो ये देखेंगे कि मंगोलिया टाइप वाला इलाका है, फिर देखेंगे वहाँ पे इधर वाला इलाका है, मतलब जितने इलाके थे उस पे कब्जा कर लेता है। और ये देखेंगे जो द्वीप रहता है आपको मिलेगा ताइवान, जिसको फॉर्मोसा द्वीप बोलते थे, उस पे भी कब्जा कर लेता है। बहुत सारे इलाकों पे इनके कब्जा कर लेता है। और फिर देखेंगे सेकंड वर्ल्ड वॉर में मतलब जापान हारेगा तब जाके ताइवान इसको देता है चीन को। फिर यहाँ पे लास्ट में अब मतलब देखेंगे कि ये राजधानी तक, चीन के राजधानी तक पहुँचने वाला था, तब जाके ये आत्मसमर्पण कर देते हैं। और यहाँ पे एक संधि होती है इनके बीच में, तब जाके जापान वहाँ पे इनको छोड़ता है चीन को। बहुत बुरा हालत होता है, बहुत लोगों की रेप होती है वहाँ पे, आपको देखने को मिलेगा। सैनिकों को कटवाया जाता है, बहुत बुरी तरह से ब्रूटल मतलब हत्याएँ की जाती है, बहुत मारा जाता है वहाँ पे देखने को मिलेगा। फिर देखेंगे सिमोनोस्की की संधि होती है और इसमें लगभग 20 करोड़ देखेंगे चीनी जो रुपया होता है ये देना पड़ता है जापान को, आपको देखने को मिलेगा। जापान को ये रुपया देने को मिलता है। और बहुत सारे इनका जो इलाका होते हैं आपको देखने को मिलेगा। पेस्को डोसा आप देखेंगे, लिवाना प्रांत जो रहता है, ये सब बहुत मतलब एरिया आप देखेंगे। कोरिया तो पूरी तरह से चल ही जाता है, जापान को देना पड़ता है इसको, आपको देखने को मिलेगा जो चीन रहता है। और कोरिया को यहाँ पे स्वतंत्र मतलब, और कोरिया समझिए यहाँ पे एक पॉपेट शासन अपना बैठा देता है। और बहुत सारे व्यापार में देखेंगे छूट लेता है, यहाँ पे पोर्ट खोल सकता है, रेलवे लाइन बिछा सकता है, आपको देखने को मिलेगा। ये सब ले लेता है। और यही मतलब समझिए रेलवे लाइन जो बिछाना, पोर्ट खोलना, ये सबको इसको मतलब दी जाती है जो स्वतंत्रता इसके पास रहती है, जापान के पास। यही देखेंगे कारण बाद में बनेगा सेकंड सिनो जापान युद्ध का, आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि जो चीन था बाद में देखेंगे ये भी चाह रहा था यहाँ पे एक रेलवे लाइन बिछाने को, इसी को लेके युद्ध शुरू होगा। जो मैं आपको सेकंड जो शिंजो जापान युद्ध होगा उसमें बहुत ज़्यादा देखेंगे और हत्याएँ कराई जाती हैं। 3-3 लाख जो लोग रहते हैं उसकी मृत्यु एक बार में करा दी जाती है। तो ये सब देखेंगे बहुत ज़्यादा यहाँ पे व्यापार में छूट मिलता है, जो कि इसको चाहिए था। वहाँ पे इंडस्ट्रियल रेगुलेशन होते हैं तो प्रोडक्ट बेचने के लिए रास्ता चाहिए था चारों तरफ भेजने के लिए। तो इन सब को लेके बहुत ज़्यादा छूट मिलता है क्योंकि ये युद्ध जीता रहता है। यही होता है बाद में देखेंगे ताइवान जो आज आप इलाका देखते हैं फॉर्मोसा द्वीप, वो इसके कब्जे में आ जाता है ये भी। और सेकंड वर्ल्ड वॉर तक इसी के कब्जे में रहेगा, आपको देखने को मिलेगा। इसकी कहानी मैं आपको उस टाइम बताऊँगा कैसे फिर ये रिहा हो जाता है। तो ये बहुत सारे इलाकों को जीत जाता है देखेंगे, कोरिया से आगे भी बढ़ के इलाकों को, और इसको ले लेता है, अपने यहाँ पे बसा लेता है, आपको देखने को मिलेगा। मतलब कि अपना पॉपेट शासक बैठा देता है वहाँ पे और फिर ये ट्रेड करता है वहाँ से, समझिए। तो ये पूरा जो युद्ध रहता है ये मैंने बताया। ओके गाइस, थैंक यू। और अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, मतलब सेकंड जो शिंजो जापान युद्ध होगा।